गंभीर नाम के हिसाब से बचपन से ही गंभीर है। अच्छा। और बहुत ही एरोगेंट। मैं विराट का एक वाक्य बताता हूँ। अंडर 14 का एक टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो विराट और उनकी टीम को 4 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तो विराट आया बैटिंग करने, उसने ऐसे सीधे बैट से उसने मारा, तो जैसे सचिन तेंदुलकर मारता था स्ट्रेट ड्राइव, वो ऐसे लगा। तो मैंने स्पेशली इसके भाई को बुलाया, मैंने कहा ये कहाँ से खेलता है? वो कह रहा है ऐसे राज का। मैंने कहा इस पे ध्यान रखना, ये मतलब एक बॉल से ही समझ आ गया था कि मतलब एक जबरदस्त टैलेंट करंट है, मतलब एक नजर आ जाती है ना चीज। क्या इस टाइम पर दिल्ली से कोई सिफारिशी खिलाड़ी खेल सकता है? तो टैलेंट भी खेलता है, बट सिफारिश साथ में खेलते हैं तो अलाइनमेंट बिगड़ती है। टैलेंट से ज्यादा फोन कॉल काम कर रही है क्या? प्लेयर के साथ साथ पेरेंट्स को भी पैरेलल बैटिंग करनी, फील्डिंग करनी पड़ती है, तो बच्चे टीम में आते हैं। पंजाब के 4 प्लेयर आज काफी, 3 तो इंडिया खेल रहे हैं। बिल्कुल। अभिषेक, हर्षदीप गिल एंड प्रभ सिमरन। बिल्कुल। दिल्ली का एक कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम बहुत था और अनफॉर्चुनेटली वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। मनजोत कालरा ऐसा प्लेयर था कि एवरीवन से एक कंट्री खेलेगा, आज उसका पता ही नहीं। बिल्कुल। नीतीश राणा 2 मैच खेला, उसे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि बड़ा प्लेयर कोई आ ही नहीं रहा। अब इससे कंपैरिजन कर लो ना, कहाँ पंजाब पहुंच गया। उन प्लेयरों को आज उन्होंने बैक करके, एसोसिएशन ने बैक करके आज इंडिया खेले, उनकी सपोर्ट थी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब को दिल्ली से आगे तो नहीं था। आज भले आगे हो, लेकिन नहीं था ना। और हम हमेशा हराते थे, जूनियर क्रिकेट से अंडर 23 तक हराया उन्हें। क्या इंडिया खेलने के बाद आपने एटीट्यूड चेंज होते हुए देखा प्लेयर्स का? सबका होता है, सबका होता है। सबका रीजन कुछ भी हो, हाँ। एक भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं होता। लोग भी नहीं जीने देते। मैं बता रहा हूँ, पिछले मैच रणजी ट्रॉफी विराट खेलने आ गया जी। 1000 फोन तो मेरे पास आए कि यार विराट आया, फोटो खिंचवा दो। अब क्या ही करेगा प्लेयर, वो कोई जीने नहीं देता उसे, अब क्या करे वो, मतलब एटीट्यूड ना दिखाए तो क्या करे। जब अरुण जी थे और जब हमने ये स्टेडियम बनवाया फिरोजशाह कोटला, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमारे को एक 30 एकड़ जगह डीडीए देने को तैयार था, ये कालिंदी कुंज के पास। हमारे पे पैसे नहीं थे। अरुण जी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट ले लेके लोगों को कहा, क्योंकि बड़े आदमी थे, कभी टाटा को फ़ोन किया, किसी और कंपनी को, रिलायंस को, जो भी प्राइवेट कंपनी थी, सबको फ़ोन किया कि यार हम स्टेडियम बना रहे हैं और हम आपको एक बॉक्स बना के देते हैं। जो ये बॉक्स का कॉर्पोरेट बॉक्स का कल्चर है, ये अरुण जी की उपज थी। कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है आज इंडिया के अंदर जिसके पास रिजर्व फंड 200 करोड़ से कम हो। अच्छा। कोई भी। और आज आप बढ़िया स्टेडियम बनाओ, 200 करोड़ बोर्ड भी आपको दे देगा। पैसा क्रिकेट के अंदर कोई कमी नहीं है। पर क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पैसे की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी ये टॉयलेट की फैसिलिटीज हो, फैंस के लिए फैसिलिटीज हो, विमेन जो जाती हैं मैच देखने के लिए, उनकी बड़ी सारे वीडियोस आते हैं। अच्छा नहीं लगता कि देश की राजधानी का एक स्टेडियम है और वो स्टेडियम देश का सबसे बेहतरीन स्टेडियम में कंसीडर नहीं किया जाता। ये तकलीफ की बात है। और ये मेरा एक मेन पॉइंट है कि अगर आप वापसी होती है तो आपका वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना चाहिए फॉर एवरी, जो आपका व्यूअर है उसके लिए आके देख रहा है, फॉर एवरीवन। अगर आप है क्रिकेट फैन तो आपको मजा आने वाला है बहुत सारा, क्योंकि बॉयज पॉडकास्ट पे आज आ गए हैं मिस्टर विनोद तिहारा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बॉयज पॉडकास्ट पे। कैसे हैं? वैसे तो दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली दिल्ली है ना, बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली ओनली। और आपने कहा कि दिल्ली की टीम को नंबर 1 बनाए रखना है हमेशा। बिल्कुल, बनाना है। बनाना है, अभी नहीं है, बनाना है। अच्छा, अभी बनाना है। तो जिस टाइम पर आप सर सक्रिय थे, उस टाइम पर तो वो गोल्डन जनरेशन थी दिल्ली की। तो थोड़ा सा तो आप मुझे उस जनरेशन के बारे में बताइए। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि क्या इस टाइम पर दिल्ली से कोई सिफारिशी खिलाड़ी खेल सकता है, या फिर उसको टैलेंटेड होना बहुत जरूरी है? जो टीम बन रही है, हाँ, सिफारिश ही लग रहा। सिफारिश का ज्यादा दबाव है टीम में। टैलेंट भी खेलता है, बट सिफारिश साथ में खेलते हैं तो अलाइनमेंट बिगड़ती है। क्योंकि बड़ी सारी बातें भी हो रही हैं और आपसे इस बारे में बात भी करेंगे। मतलब हु बेटर देन यू टू अंडरस्टैंड कि भाई ये दिल्ली क्रिकेट की ये जो पूरी पॉलिटिक्स है डीडीसीए की, इसमें आप कहां पर खड़े हैं? आप बहुत टाइम तक आपने यहाँ पर अपनी सर्विसेज दी, अभी क्या चल रहा है? लेकिन अभी जो इस टाइम पर बड़ी सारी बातें होती हैं कि बड़े सिफारिशी खिलाड़ी खेल रहे हैं। इंडियन क्रिकेट में तो खासतौर पर जो बड़ी टीम है, जो नेशनल टीम है, उसमें इतना सुनने को नहीं आता। पर क्या दिल्ली में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला चल रहा है? मैं बहुत ज़्यादा
इंक्लाइन नहीं हूँ इस टाइम, जो सुनने में बातें आती हैं। मैं इंटरनल तो, क्योंकि मैं पिछले 2020 के बाद से DDCA में इन्वॉल्व हुई नहीं एज ए ऑफिशियल भी, और मेरी वैसे भी स्वभाव है कि आपको अगर कोई नहीं आपकी बात सुनी जा रही तो बोलना भी बेकार है जी। तो 5 साल हो गए, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जो बातें सुनने में आ रही हैं, आप स्क्वाड 23-23, 24-24 का स्क्वाड जा रहा है, तो ऑब्वियसली दबाव में टीम बन रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर सर मुझे ये बताएं कि इस टाइम पर दिल्ली क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है और आप कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि दिल्ली क्रिकेट के जो इलेक्शन आप चाहते हो कि एक री इलेक्शन हो, क्या पूरा मुद्दा क्या है वो थोड़ा सा समझाएं। नहीं, हमारा क्या है, इस पर लोडा 9 साल से ज्यादा कोई भी किसी भी स्टेट में किसी भी पोस्ट पे नहीं रह सकते इलेक्टेड में। डायरेक्टर, काउंसलर, ऑफिस बेरर कोई भी हो, मैक्सिमम 9 साल रह सकते हैं। और जो हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं उनके 9 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो अब हमने ओम्बड्समैन पे भी रिक्वेस्ट करी है कि आप इसे कंसिडर करें। हमने कंप्लेंट डाली है और केस भी डाला है, फाइल भी किया है केस, और जब हमें ओम्बड्समैन से कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया तो हमने सुप्रीम कोर्ट भी मूव कर लिया है और नेक्स्ट वीक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आ जाए, तो वहाँ डिसाइड हो। तो बड़ा क्लियर कट बात है कि 9 साल ब्लैक एंड व्हाइट में 9 साल से ज्यादा कोई रह ही नहीं सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब कोई भी आए, जब इनके टेन्योर पूरा हो गया इन्हें ग्रेसफुली एग्जिट कर जाना चाहिए। तो जो नहीं हो रहा इस टाइम पर। तो ये जो करप्शन वाला जो मुद्दा है, क्या करप्शन भी है? इतना लोग कहते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आप मिक्स मत करिए, पर ऐसा लगता है कि हर क्रिकेट एसोसिएशन में क्या दिल्ली में जरूरत से ज्यादा मिक्सिंग है क्या? कह नहीं सकते सर, इसमें क्या बोल सकते हैं। ये तो आप ज्यादा खोजबीन कर सकते हो हमसे ज्यादा, हम तो सुनी सुनाई बात कर सकते हैं। मतलब टैलेंट से ज्यादा फोन कॉल काम कर रही है क्या? भाई अब ये सुनने में आया है कि प्लेयर के साथ साथ पेरेंट्स को भी पैरेलल फील्डिंग करनी पड़ती है, तो बच्चे टीम में आते हैं, जो सुनने में आया है। रियलिटी क्या है कि वो रियलिटी चेक तो आप कर सकते हैं, हम तो सुनी सुनाई बात आपको बता सकते हैं। आप री इलेक्शन चाहते हो, अगर मैं आपसे साफ साफ सवाल पूछूं कि ऐसा आपको क्या गड़बड़ इस टाइम पर लगती है जो कि आप करेक्ट करना चाहते हो अगर आप इलेक्शन में चुने जाते हो? तो नहीं, मैं तो, हर बंदे का अपना अपना अंदाज होता है काम करने का, अपना तरीका होता है। हमने काम किया, हमारा पास्ट है और पास्ट की हिस्ट्री है, और प्रेजेंट वालों ने काम किया है तो उन्हों की हिस्ट्री है। आप कंपेयर कर लो तो शायद कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिल्ली के लिए भी, इंडिया के लिए भी, मतलब अब लास्ट 10-12 साल से शिखर धवन हमारे रिजीम में खेले थे जी। जब स्पोर्ट्स कमेटी और अरुण जी हमारे प्रेसिडेंट होते थे। उसके बाद आप फिंगर पे गिन लो, एक ऋषभ पंत, और अब ये ऋषभ पंत के बाद नीतीश एक आधा मैच, नीतीश राणा एक आधा मैच खेल पाए हैं, अब ये हर्षित आए। बिल्कुल, आपको ढूंढने से भी कोई, आपको यहाँ ये हो गया है कि हमारे जो अंडर 19 की टीम बनती है जी, उनके प्रोबेबल्स में कोई दिल्ली का लड़का नहीं होता जो कि बैकबोन है आपकी क्रिकेट की। जी जी। आपका एक बच्चा वहां प्रोबेबल्स में नहीं होता, टीम की तो बात छोड़ो, तो अब ग्रास रूट से ध्यान नहीं दोगे तो क्रिकेट फिर कैसे आप प्लेयर बना पाओगे? तो फर्क तो है, क्योंकि दिल्ली की क्रिकेट प्रशांत बड़ी पीछे चली गई। एक टाइम पर था कि दिल्ली मुंबई की बात हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली ने जो लास्ट रणजी ट्रॉफी जीती उसको भी लगभग 2007-8 में शायद, मतलब कितने साल हो गए, करीब 17 साल हो गए। इसका मैं एक बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूँ। जी जी। पंजाब के 4 प्लेयर आज काफी, 3 तो इंडिया खेल रहे हैं। बिल्कुल जी जी। अभिषेक, हर्षदीप गिल एंड प्रभ सिमरन लाइन। बिल्कुल। आप बीसीसीआई की साइड पे चले जाएं, जी। अंडर 14 से हमारी टीम इन चारों प्लेयरों से खेली है, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, और हालत ये होती थी, मतलब कभी 150 रन से हम जीत रहे हैं वनडे के अंदर, डेज में हम तीसरे दिन मैच खत्म कर देते थे। एक मैच पंजाब हमसे नहीं जीती हिस्ट्री में जब तक ये चारों खेले हैं। आज ये 4 में से 3 प्लेयर इंडिया खेल गए हैं, बड़े प्लेयर हैं। प्रभ सिमरन बड़े प्लेयर है, एक लीड कर रहा है, मतलब शुभमन लीड कर रहा है जी। ये तो मतलब सामने है, ये कोई चीज छुप तो नहीं सकती। बिल्कुल। और हमारा एक भी प्लेयर उस जिम का है ही नहीं आज। बिल्कुल। सर मतलब कहाँ जा रहे हैं आज मनजोत कालरा ऐसा प्लेयर था कि एवरीवन से एक कंट्री खेलेगा, आज उसका पता ही नहीं। बिल्कुल। नीतीश राणा 2 मैच खेला, उसे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा। एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया कि बड़ा प्लेयर कोई आ ही नहीं रहा।
आप इससे कंपैरिजन कर लो ना, कहाँ पंजाब पहुंच गया उन प्लेयरों को आज उन्होंने बैक करके, एसोसिएशन ने बैक करके आज इंडिया खेले, उनकी सपोर्ट थी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में पंजाब को दिल्ली से आगे तो नहीं था, आज भले आगे हो लेकिन नहीं था ना। और हम हमेशा हराते थे, जूनियर क्रिकेट से अंडर 23 तक हराया उन्हें। आज वो हमारे प्लेयरों का कुछ पता ही नहीं कहाँ है। तो आपका ये अपने प्लेयर को आगे पुश करना होता है, अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है। ये नहीं कि बाहर वेट करनी है कि एक इनिंग फेल हो जाए तो इसको बाहर कर दो, इसको इस तरीके से, मतलब लॉबिंग सिस्टम ज्यादा हो गया। दिल्ली की टीम बननी है, कोई मेरी पर्सनल टीम नहीं बननी, किसी क्लब की नहीं बननी, लेकिन वो भावना खत्म हो चुकी है। पर ये बात आपको तो बड़ी चुभती होगी, आपने तो बड़ा गोल्डन टाइम देखा है, सारे बड़े से बड़े क्रिकेटर। हमारे टाइम में ये नहीं होता था कि ये इस क्लब का, ये इस क्लब का। हमारे टाइम में होता था जो लड़का देश के लिए या दिल्ली के लिए खेल सकता है रणजी ट्रॉफी, वो सेलेक्ट होगा ही होगा, उससे हर तरह से उसको सपोर्ट किया जाता था। कौन सा खिलाड़ी ऐसा था जिसको आपको याद हो कि जो सबसे ज्यादा बैकिंग मिली एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरफ से कि यार इसका खेल ऐसा है, इसको तो खेलना ही है? मेरे ख्याल से सहवाग तो आपके शायद आने से पहले खेल गए। सहवाग जी और नेहरा जी दोनों हमारे से पहले खेल गए, लेकिन आप डीडीसीए के पार्ट थे तब भी थे हम। बट मैं कन्वीनर नहीं था, स्पोर्ट्स कमेटी। मैं आपको एक और इसमें छोड़, 95 में स्पोर्ट्स कमेटी बनी। अच्छा। और 2013 तक स्पोर्ट्स कमेटी रही, उसके बाद कोर्ट कचहरी होके खत्म हो गई जी। तब तक की, और आज उस दौरान 90 में अपना नहीं, जो उससे पहले भी स्पोर्ट्स कमेटी थी हमारी, उन्होंने भी काम किया, क्रिकेट को ढंग से चलाया। दिल्ली में ही थी सर? दिल्ली की स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी, जो क्लब थे वो इलेक्ट करते थे और वही क्रिकेट रन करते थे। ठीक है। उस दौरान ही क्रिकेट ढंग से चली है, उसके बाद और पहले तो राम भरोसे वाला काम था। जी, लेकिन सर मतलब ये स्पोर्ट्स कमेटी जो थी ये 95 से शुरू हुई, 90 कोर्ट से ऑर्डर आया था। हाँ। तो और मतलब इसके चलते क्या होता कि वो क्या प्लेयर्स को रेगुलेट करते थे, क्या किस तरीके से? क्या था कि जो स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी थी वो जो हमारे एफिलिएटेड क्लब होते थे 110 अप्रोक्सीमेटली 110-11, तो उनसे इलेक्ट होके आती थी। तो क्रिकेट को जानते थे और क्रिकेट चलाते थे, वो क्लब से जुड़े लोग होते थे। उन्हें क्रिकेट के बारे में पता होता था और वो समझते थे, और उन्हें एक एक प्लेयर का आइडिया होता था, तो सपोर्ट भी करते थे, प्लेयर को आगे भी बढ़ाते थे। अब नॉमिनेट होती है, अब नॉमिनेट तो वही होंगे जो इसकी शक्ल पसंद होगी या जिसको पैसे पसंद करते हैं। तो पहले इलेक्ट होते थे, और ये होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स वर्किंग कमेटी है या लीग कमेटी जो अब बन रही है, जो स्पोर्ट्स वर्किंग तो खत्म ही हो गई है, अब लीग कमेटी है, वो भी नॉमिनेट होती है। आप ये बताओ 20-20 जनों की लीग कमेटी बना दी जाती है, उनका काम सिर्फ होता है 110 क्लब है, उनके मैच का सिर्फ मैच की पोस्टिंग करनी। तो वो चीजें, कई चीजें हैं जिसमें सुधार होना चाहिए और टाइम से होगा भी। तो सर ये जो दिल्ली प्रीमियर लीग चल रही है, मतलब अब 1-2 सीजन हो चुके हैं, तो इसमें भी इस तरीके से प्लेयर आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि दिल्ली की तो एक टीम बनती थी जिसमें एक स्क्वाड बन के लोग जाते थे, लेकिन अब ये दिल्ली प्रीमियर लीग में जगह जगह के क्लब्स हैं, हर जगह से 11-11 प्लेयर हैं। 8 टीमें हैं, 11 नहीं 25-25 प्लेयर भी होते हैं उसमें। जी हाँ, मतलब 11 प्लेइंग 11 तो बन ही रही है। तो क्या यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि सिफारिश चल रही है और वो सब चल रहा है? जो आपका क्या है कि उनको ना एक लिमिटेड चॉइस दी है जो टीम ओनर्स हैं, कि आपका पैसे बकेट में है, इस बकेट में से आपको प्लेयर लेने हैं। तो वो प्लेयर हैं जो 2 साल पहले दिल्ली से खेले हैं, वो हैं, या कुछ लीग की परफॉर्मेंस से है। अब 2 साल पहले आपने प्लेयर ही वो खिलाए हैं, जो रह गए अच्छे प्लेयर वो खेल ही नहीं सकते। तो अब उनका तो हक मारा गया ना। तो वो चीजें में भी, वहां भी कुछ सुधार होना चाहिए। देखिए, सुधार की तो अगर मैं बात करूं सर, तो प्रियांश आर्या, अब मतलब वो आईपीएल में इतना बड़ा नाम उन्होंने बना लिया, अब जाकर उनको दिल्ली की रणजी टीम से अब जाकर कॉल आया है। वो क्या है कि प्रियांश आर्या, आपको मैं बता दूं, हमारे क्लब का ही प्लेयर है। अच्छा। हमारे क्लब से ही खेलता है जी। अब उसमें ये लगा देते हैं कि प्रियांश आर्या जी व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं, रेड के नहीं है। होता भी है कई प्लेयरों के साथ, लेकिन आप जब इतना बड़ा प्लेयर है, अगर वो व्हाइट बॉल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहा है, तो उसे रेड बॉल से कंफर्ट तो दो, उसे मौका तो दो एक ढंग से 2-3 मैच खिलाने का। तो यहाँ तो एक धारणा बना लेते हैं कि भाई ये रेड बॉल से नहीं खेल पाएगा। हालांकि इन्होंने दिया मौका और बैड लक रहा उसका, उसने परफॉर्म उस टाइम नहीं किया। लेकिन मेरा ये मानना है, इतने बड़े प्लेयर को आपको बैक करना चाहिए और उन्हें और मौके देने चाहिए। बट लॉबिंग सिस्टम है सर। कुछ आपके जो गोल्डन एरा की बात करते हैं थोड़ा सा, वहाँ पर गंभीर साहब भी आए, अभी इस टाइम पर इंडियन नेशनल टीम के कोच हैं। विराट कोहली भी आपके टाइम पर आए। वो टाइम कैसा था
और किस तरीके से लोग बड़ी बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा, क्रिकेट से सब चीजें, क्रिकेट से इतना प्यार नहीं। आपके हिसाब से जितने भी ये नए क्रिकेटर्स आए या फिर जो बड़े सुपरस्टार हुए, आप क्या ग्रूमिंग में, उनकी ग्रूमिंग में आपका योगदान क्या था? देखो, हम तो सिर्फ उन्हें पुश कर सकते, अपॉर्चुनिटी दे सकते थे। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई ग्रूमिंग करने का काम, आप उसे कॉन्फिडेंस दे सकते हो, आप एटमॉस्फेयर दे सकते हो। आपको लगता है इतना तो आदमी को देखने से पता लगता है यार ये बच्चा खेल रहा है। मैं आपको ईशांत का एक एपिसोड बताऊं। जी। टीम बनी, दिल्ली में हिमाचल जाना था खेलने अंडर 19 की। जी। तो हमें तो इतना ज्ञान नहीं होता था। सेलेक्टर ने टीम बनाई तो किसी ने आके बोला यार वो लंबा लड़का जो है वो टीम में नहीं आया। और उसने जैसे कहा, उसके कहने से ये लगा यार बात तो सीरियस है। हमने 5-7 लोगों से बात की। हमारे चेयरमैन सुनील देव जी होते थे, मतलब क्रिकेट के लिए दीवाने हैं और बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने, जो ये मैं आपको अपने गोल्डन एरा में बात कर रहा हूँ, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि सुनील देव जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अच्छा। खुद रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, क्रिकेट का ज्ञान था, क्रिकेट समझते थे। और सबसे बड़ी बात, दबाव तो सब पे आते थे, हमारे टाइम पे भी आते थे और हमारी नेचर ऐसी थी कि दबाव थोड़ा बहुत ले भी लेते थे। बट वो हमारे चेयरमैन थे, किसी का दबाव नहीं था। जो खेलने वाला है वो जरूर खेलेगा। अच्छा। और उस टाइम भी चालाकियां तब भी होती थी, इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन उनकी नजर बहुत तीखी थी। तो ईशांत जी रह गए। मैंने सुनील देव जी से बात की, मैंने कहा सर वो एक लंबा नाम भी ईशांत नहीं पता था। कह रहा वो लंबू नहीं लिया इन्होंने टीम में। उन्होंने रिएक्शन, बड़े बदतमीज आदमी, ऐसी तैसी, नहीं वो जाना चाहिए। हमने कहा भेजो। ईशांत को बस से टीम जा रही थी, कभी ये ट्रैवल नहीं होती थी और एकदम रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे बोर्ड में, जैसे अब रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, आप खेल ही नहीं सकते। उन्होंने कहा बिल्कुल जाएगा टीम में। हमने कहा भेजो उसे। उसे भेजा गया। अब नेक्स्ट डे सवेरे 9 बजे टीम जानी थी बाई बस। जब ईशांत को मैसेज दिया, मैनेजर को कहा भाई ईशांत को बुला। अब उसके पास डीडीसी की ड्रेस नहीं। हमने ड्रेस वाले से कांटेक्ट किया, यार हमें ड्रेस चाहिए। कह रहा भाई सर ड्रेस तो मैं बना दूंगा ओवरनाइट, अगर बच्चा अच्छा है तो मैं कैसे भी करके अपना एम्प्लॉय बुलाऊंगा और ड्रेस बना दूंगा, बट उसका स्वेटर कहाँ से बनेगा रातों रात, और ठंड बड़ी है हिमाचल में। हमने कहा स्वेटर से तो काम चलाएंगे। तो ईशांत को ऐसे भेजा गया एकदम, और उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहली दफा तब गया था ईशांत। ओरिजिनल जो टीम बनी थी वो रह गया था। ये कौन से साल की बात होगी? ये ईशांत मेरे ख्याल 2007 की बात है। 2008 में तो वो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर चले गए वहां पर। 7 की 1 साल के अंदर खेल गया, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली में एक इंटरनेशनल मैच हो रहा था, तो राहुल द्रविड़ जी कप्तान होते थे। मुझे बुलाया गया राहुल द्रविड़ ने। उन्होंने कहा यार मुझे ईशांत शर्मा नेट पे चाहिए, इंडियन नेट पे मुझे देखना है उसे, मतलब 1 साल बाद ही जी। तो मैंने फिर किसी को बोलकर कहा ईशांत को बोलो नेट पे जाएगा, इंडियन नेट में। दिल्ली में मैच था तो नेट लगता है साइड में, तो वो 1 साल के अंदर ही वो इंडिया खेल गया था। मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिली उसे, और टैलेंट ही है सर। मुझे तो लग रहा है कि मतलब वही वो टैलेंट है, वो दिख रहा है। पेसर 100 से ज्यादा टेस्ट खेल जाए कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी बिग डील ये। और ईशांत की अचीवमेंट मानते नहीं है आप। ये देखो कितने वर्ल्ड में प्लेयर हुए हैं मीडियम पेसर, जो प्योरली मीडियम पेसर हैं, फास्ट बॉलर, और वो इंडिया खेल गए। बिल्कुल 100 से ज्यादा मैच खेल गए कंट्री के लिए, गिनती के होंगे टिप्स में। बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट तो बिल्कुल है सर। लेकिन गंभीर जो है अभी इस टाइम पे कोच हैं, अभी उनका एटीट्यूड रहता है बिल्कुल ऐसे गुस्से वाला, एटीट्यूड रहता है। हाँ, लेकिन आपने तो उनको उस दौर से देखा है जब वो बिल्कुल ही डोमेस्टिक में आ रहे थे, बिल्कुल बच्चे की तरह आपने देखा हो। तो वह तब शुरुआत से ही ऐसे हैं वो? गंभीर नाम के हिसाब से बचपन से ही गंभीर है। अच्छा। और बहुत ही एरोगेंट। अच्छा, एरोगेंट वर्ड ठीक नहीं, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो आप उसे। ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्हें पता था कि मैं मतलब बढ़िया ही खेलता हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप कर दूंगा सब कुछ। वो उसके नेचर में है। अच्छा। और अच्छे रिच, बचपन से उसके नेचर में है। पर अच्छे रिच बैकग्राउंड से आते थे, क्या इससे भी एक फर्क पड़ता है बच्चे? नहीं, उस टाइम पैसा मैटर नहीं करता था। अच्छा,
ऋषभ ऐसे भी थे, मतलब जो अब ईशांत के लिए कोई बोलने वाला भी नहीं था, बिल्कुल जी खेल गया वो भी। और विराट भी ऑर्डिनरी फैमिली से था, सहवाग भी ऑर्डिनरी फैमिली से जी था। जी जी तो नेहरा की मैं बैकग्राउंड जानता नहीं, शिखर भी ऑर्डिनरी फैमिली से थे। जी तो मतलब ये जो लोग थे, आकाश भी ऑर्डिनरी फैमिली से थे, आकाश। जो खेले हैं उस टाइम पैसा मैटर नहीं करता था। पैसा तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, पैसे से आप खिला को ही दोगे, पैसे से आप अपॉर्चुनिटी दिलाओगे, इंडिया नहीं खिला सकते आप। हाँ, इंडिया के लिए तो टैलेंट चाहिए आपको, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। बिल्कुल। और फिर विराट कोहली किस टाइम के दौरान आपने मतलब स्पॉटिंग कैसे होती है सर, इन जैसे कि ये क्लब्स में खेल रहे हैं? विराट ने जब भी खेला, जी मैं विराट का एक वाक्य बताता हूँ। अंडर जी। 14 का एक टूर्नामेंट हो रहा था, तो मैं वहाँ गया हुआ था। तो विराट और उनकी टीम को 4 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तो विराट आया बैटिंग करने, उसने ऐसे सीधे बैट से उसने मारा, तो वो जैसे सचिन तेंदुलकर मारता था स्ट्रेट ड्राइव, वो ऐसे लगा। तो मैंने स्पेशली इसके भाई को बुलाया, मैंने कहा ये कहाँ से खेलता है? वो कह रहा है ऐसे राजगढ़। मैंने कहा इस पे ध्यान रखना, ये मतलब एक बॉल से ही समझ आ गया था कि मतलब एक जबरदस्त टैलेंट करंट है, मतलब एक नजर आ जाती है ना चीज। और विराट जब भी खेला, मैंने तो जब भी सुना उसके लिए, मतलब हर किसी का मानना था ये कंट्री खेलेगा। अच्छा। हाँ, वो बड़ा प्लेयर था। ऐसा कोई खिलाड़ी जो दिल्ली का है, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसका नाम बहुत था और अनफॉर्चुनेटली वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया? बड़ी इस टाइम पर बात हो रही है वैसे अमोल मजूमदार की। पूरा उनका जो पूरा जीवन था, जो क्रिकेटिंग जीवन था, वो बड़ा मतलब आप, और बिल्कुल सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की परछाई में वो रह गए, कभी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। क्या आपने भी टेन्योर में ऐसा कोई खिलाड़ी देखा जो मतलब बिल्कुल एक प्लेयर के लिए मुझे मेरे रिजीम में, वैसे तो मैं आपको एक पुराना भी गिना सकता हूँ, जो हमारे टाइम में राजीव बोहरा लड़का होता था। अच्छा। वो खेला अंडर 19 के लिए, 2 डबल सेंचुरी बनाई उसने। क्या कारण रहा वो आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसको जिसने, वो और सहवाग इकट्ठे खेलते थे। अच्छा। मतलब सहवाग से 21 ही लगता था खेलते हुए, और खेलता भी था, क्लास खेलता था, मतलब जबरदस्त प्लेयर था। एकदम ही गायब हो गया। कुछ क्रिकेट में ना बड़ी थिक लाइन है, अगर आपने क्रॉस कर गई तो आप ऊपर चले गए, रह गए तो नीचे रह गए। आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है यार अब मौका नहीं मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ये लक भी है, देखो टैलेंट के साथ लक भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं राजीव बोहरा का मुझे अफसोस है, आपके टाइम पर बहुत ही ग्रेट प्लेयर था, जो बेचारा वो नहीं रहे दुनिया में। अच्छा। बहुत बड़े प्लेयर थे। और कोई ऐसा खिलाड़ी जो दिल्ली से खेला? एक जो हमारे आज चेयरमैन है, इनका भी मुझे अफसोस है, जो रांची के चेयरमैन है, यशपाल सिंह। अच्छा। ये भी, और 141 रांची मैच खेले हैं सर। अच्छा। बहुत बड़ी बात है। ये भी किसी कारणवश दिल्ली छोड़ के सर्विसेज हरियाणा चले गए भाई। जी। कोई रीजन रहा होगा जो वहां चले गया। मैंने कोशिश की थी कि दिल्ली से खेले, बट नहीं खेले। ये भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, और अगर ये किसी स्टेट से खेल रहे होते सर्विसेज की जगह, तो मेरे हिसाब से इंडिया जरूर खेलते। जी। क्योंकि मैं यूपी से आता हूँ, आशीष विंस्टन जैदी, कुछ इस तरीके के हमारे पास पुराने खिलाड़ियों के ऐसी भरमार है कि जिनका नाम बहुत हुआ करता था। और मुझे याद है कि मैं बचपन में ना वो क्रिकेट सम्राट पढ़ा करता था, उसमें उनके जब डोमेस्टिक में जब जो रिकॉर्ड्स होते थे, हर मैच में वो पूरी जान लगा रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता। बहुत है। हमारे एक प्लेयर होते थे कमल तलवार, वो भी एक्सपायर कर गए अभी लास्ट ईयर ही। जी। वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो मतलब कोई सानी नहीं था उनका, डोमेस्टिक इन द सेंस लोकल क्रिकेट में हमारे। ग्रेट मैन, लेकिन बड़े मैच नहीं खेल पाए, या बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं हो पाया। हरी गिडवानी थे, बड़े प्लेयर थे, इंडिया नहीं खेले, इस बस कर गए। सुरेश लूथरा जी हमारे थे, तो उनका कुछ, मेरे को उनके टाइम का इतना ध्यान नहीं है, बट कहते हैं कुछ एक्शन सस्पेक्ट के कारण रह गए, नहीं तो वो भी बहुत बड़े बॉलर थे। और ये जो बड़े खिलाड़ी बनकर आते हैं, ये क्या सबको शुरुआत में ही कुछ दिख जाता है, या जैसे आपने सहवाग की बात करी, क्या शुरुआत से ही कुछ स्पेशल था उनमें? क्लास तो थी, लगता था कि बाकियों से अलग दिखते हैं। अलग दिखते थे जब मतलब खेलते थे। तो देखो कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं कि सबके साथ लगते लगते कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं। जी सर, यहाँ ऐसा कोई प्लेयर है कि मतलब आपने देखा हो कि मतलब जब आया तो लगा कि यार ठीक ही है, मतलब प्लेयर ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो खेलता रहा आपको लगा यार क्या बन के निकला? आकाश चोपड़ा जी। मतलब वो कभी वैसे लगा नहीं, लेकिन बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, पर दिखने में वो, क्योंकि अब हमारे को आदत पड़ गई थी कि रन बने तेजी से, वो थोड़ा टेक्निकली साउंड थे, एकदम खेले इंडिया और बड़े प्लेयर थे।
अब बड़े कमेंटेटर बन बड़े गए। कमेंटेटर। क्रिकेट की नॉलेज तो देखो, हाँ, क्रिकेट की ग्रेट भरपूर। नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज है, हम्म, डीपली नॉलेज है जिसे आप कहते हो, तो समझते हैं। बिल्कुल। वो कॉलम भी जब खेलते थे तब भी कॉलम भी बड़ा अच्छा लिखते थे, जी। अच्छा, समझते थे उस दौरान भी। उस दौरान। मतलब क्रिकेट की नॉलेज वो मुझे हाँ। याद है, मैं जी न्यूज़ में हैं हम इस टाइम पर, 2010 में जब मैं जी न्यूज़ में काम करता था, यहाँ पर भी उनका एक क्रिकेट आकाश नाम का एक हाँ। कॉलम जाया करता था, और वो अच्छा। और फिर उन्होंने किताबें भी लिखी जब वो रणजी ट्रॉफी उन्होंने उधर राजस्थान में जाकर जिताई। पर अब मैं आपसे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्या है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली क्रिकेट को इस टाइम पर जो सबसे बड़ी बीमारी है दिल्ली क्रिकेट में, वो क्या है? बीमारी तो नहीं कह सकते, मतलब वीक, कोई कमजोरी हो सकती है, बीमार नहीं हो सकते। है क्या कि ग्रास रूट के क्रिकेट को ध्यान नहीं दिया जा रहा। दिल्ली की लीग है जो बैकबोन है। अब लीग, हम आज एसोसिएशन पे पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। अब जी। फंडिंग कितना भी क्रिकेट पे पैसा है, हम्म, कोई कमी नहीं। आप अच्छे से अच्छे ग्राउंड में करा सकते हो, अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लीग है ना, उसका स्टैंडर्ड बहुत पुअर हो गया। वो आपके दूर दूर के ग्राउंडों में कहीं आप कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो टाइम से पहुंच नहीं सकता। वो एक तो इन्हें ये करना चाहिए कि लीग का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ाना चाहिए, जी। और एक परमानेंट थ्रू आउट ईयर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अपने प्लेयर जो सिलेक्टर्स हैं उन्हें ग्राउंड में भेजना चाहिए। हर मैचों में देखें कौन सा बच्चा अच्छा है, और कोशिश करें। देखो, दबाव जरूर आएगा, हर जगह दबाव आता है। आपको दबाव झेलने का आपको आदत पड़नी चाहिए, और आपको ना करने की आदत पड़नी चाहिए कि ये दबाव कहाँ से आता है? इन्फ्लुएंशियल लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा खेलता है, आप सिलेक्टर या आप वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो मैं आपसे नजदीकियां बढ़ाऊंगा, दोस्ती बढ़ाऊंगा। ये जरूरी नहीं है पैसे के कारण ही आप खिलाते हो। आप पर्सनल रिलेशन में भी इतने ज्यादा आपके रिलेशन गुड कर लेते हैं पेरेंट्स। भाई, अब पेरेंट्स को ही पता है अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बच्चे की मदद नहीं करूंगा, बच्चा, माहौल ऐसा बन गया ना। बिल्कुल। अगर आप ट्रांसपेरेंसी कर दो कि जो परफॉर्मेंस करेगा वो खेलेगा, तो लोग भी अपना तसल्ली से घर बैठेंगे। अब वो पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से दोस्ती बढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से दोस्ती बढ़ा के आगे नजदीकियां लाते हैं, तो ऑब्वियस जब रिलेशनशिप डेवलप होती है तो कहीं ना कहीं फेवर आदमी करता ही है। तो एक तो ये तरीका है। बाकी जहां तक करप्शन वाली बात है, मैं वैसे इसे मानता नहीं, आपको बताऊं। अच्छा। लोग बातें करते हैं कि पर कुछ तो सच भी होगा सर उन होगा, बातों लेकिन में। देखो, आप माइंड मत करना, लोग बातें बढ़ा के भी बहुत करते हैं। जी जी। जी। मसाला और सब जब कुछ परफॉर्म और देखो, मेरे को नहीं लगता कि रोहन वहां बैठा है, रोहन जेटली जी, वो इतना तो ध्यान रखता होगा कि अभी एक आधे प्लेयर के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसका सिलेक्शन हुआ, उसे टेक्निकल कारण से या किसी कारण से रोका गया, हमें ये नहीं पता लगा रीजन क्या था। तो ऐसा नहीं है, चेक एंड बैलेंस रोहन रखता होगा। लेकिन एक प्लेयर तो ऐसे हैं जिनके ऊपर काफी बातें हो रही हैं, मतलब नाम मैं भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बार बार उनके ऊपर सिफारिश की बातें। एक शर्मा जी हैं एक टीम में, दिल्ली की टीम में, अभी पिछले दिनों लगातार 0-0 बनाकर आ रहे हैं। तो कहानियां तो सर, बातें तो उठ ही रही हैं, मतलब सर्कल्स में कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने इस चीज को लेकर। क्या ये आपको लगता है कि नॉन परफॉर्मेंस होती है इसलिए बातें ज्यादा उठती हैं? डेफिनेटली। और थोड़ा सा यहाँ ना एक और कल्चर है हमारी डीडीसी में जी। कि मेरा बच्चा खेलता है, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, मेरी आपकी दोस्ती होगी, मेरा बच्चा मेरिट का भी होगा तो सिफारिशी गिना जाएगा क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। सही बात। एक यहाँ ये बड़ा कल्चर है, और वो प्रेशर बच्चे पे आता है। पर ये प्रॉब्लम क्या हर जगह है? जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर का भी कभी सिलेक्शन होता था, जब भी वो मुंबई इंडियंस के लिए ही, वो तो रणजी की टीम भी नहीं है, लेकिन हर बार बात उठती थी। पर ये अब ज्यादा प्रेशर है क्या उन लोगों पर जिनके बच्चे अगर अच्छा भी खेल रहे हैं तो भी उनके ऊपर उंगलियां उठ रही है? ये कल्चर हो गया। अगर आपका नाम बड़ा है, आपके मतलब अपनी जान पहचान है किसी से, और वो आपका बच्चा ठीक भी है, तो वो सिफारिशी गिना जाएगा। और वो दबाव अब बच्चे छोटे ही होते हैं, और कहीं ना कहीं उन पे मैसेज जाता है सिफारिशी का, तो दबाव नहीं झेल पाते। तो मेरा ये मानना है कि जो ये करप्शन की बात की जाती है, फाइनेंशियल करप्शन कम है, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है। उस टाइम भी लोग बातें करते थे, तो हम तो परवाह करते नहीं थे, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं थे इस बारे में। तो ये बातें उठती ज्यादा है, लेकिन ये जरूर है फेवर किया जाता है। पर क्या गरीब बच्चा खेल सकता है दिल्ली से? खेलता है अभी भी। अब मेरे को टीम का पता नहीं, मैंने कहा अब आपको टीम का पता नहीं है, लेकिन मैं अभी बताऊं, एक बच्चा था, उसने डीपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग की जी,
और उसे दिल्ली की टीम में लिया गया। सेंट्रल दिल्ली से, क्या नाम था, रजनीश नाम था, पुरानी दिल्ली से था एक लड़का जी मुझे मेरे नाम ख्याल याद से नहीं आ रहा। पुरानी और दिल्ली। वो बेचारा, अब गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ बट वो जो रीसेटलमेंट कॉलोनी है वहां का बच्चा है और उसे खिलाया गया। अच्छा बच्चा है तो जो नजरों में आएगा तो खेलेगा, ये नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर होता है। जैसे यशस्वी जायसवाल है, वो बहुत ऐसे रिच बैकग्राउंड से नहीं आते, बहुत है ऐसे, स्टिल ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चा नहीं खेल सकता, इतना भी नहीं है। बदनाम भी ज्यादा किया जाता है आपको, क्योंकि मैंने तो काम किया है ना यहाँ, बदनाम भी किया जाता है। पर सर दिल्ली के पास, मतलब रणजी कप की बात करी जाए तो दिल्ली के पास 7 हैं, कर्नाटका के पास 8 हैं, फिर ये थर्ड और सेकंड नंबर पे है, फिर फर्स्ट पे आती है मुंबई जिसके पास 42 हैं। 42 टाइटल्स है। मतलब ऐसा क्या कर रहा है मुंबई, और ऐसी क्या कर रही है मुंबई की क्रिकेट एसोसिएशन जो मतलब बाकी पूरे इंडिया में नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुंबई ने जो किया ना जी, वो 90 तक किया, तब तक डोमिनेट करती थी जी, बाकी जगह इतनी क्रिकेट थी भी नहीं, और तब क्रिकेट खेलते भी ज्यादातर वो थे या तो रईस लोग खेलते थे, आम आदमी नहीं खेल पाता था। तो वो एक बॉम्बे का कल्चर था और बॉम्बे की क्रिकेट थी, बॉम्बे की या वेस्ट इंडिया की क्रिकेट थी, रसूख भी था वहां चलती थी। लेकिन 90 के बाद जैसे जैसे क्रिकेट ज्यादा फैली, आप देखो उस 90 से लेके आज तक आप ट्रॉफी गिन लो, बॉम्बे के पास इतनी ट्रॉफी नहीं होगी, सबने मिल बांट के जीती होगी। पिछले 10-12 सीजन में मैं देख रहा था 2 ही ट्रॉफी, मतलब 2010 चेंज आ गया, वो एक टाइम था, वो दौर था। अब इंडिया जैसे ओलंपिक में कोई आसपास भी नहीं होता था इंडिया का, ओलंपिक, हॉकी ओलंपिक, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो टाइम चला गया, अब कंपटीशन करना पड़ता है, अब कई दफा सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचते। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा ना, पहले क्रिकेट थी वैसे इंडिया के अंदर, अच्छा थी बॉम्बे की उस तरह वेस्ट साइड ज्यादा थी, यहाँ भी थी, बट वो उतना नहीं था और उतने लोग नहीं खेल पाते थे, सिर्फ रईस लोग खेल पाते थे। अब आम आदमी खेलता है तो अब कंपटीशन, अब ऐसे लग रहा है सर अभी भी रईस लोग ही खेल पा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली के क्रिकेट में इस टाइम पर क्लब क्रिकेट का कितना योगदान है? पहले हम बड़ी बातें सुनते थे क्लब क्रिकेट की, अब ऐसा सा लग रहा है कि जैसे दिल्ली प्रीमियर लीग है वही टैलेंट फेंकेगी। ये एक कमी है, जो अगर ये क्लब क्रिकेट को सुधार लेंगे जी, ऑटोमेटिकली दिल्ली की ओवरऑल क्रिकेट सुधार। दिल्ली में सर मेरा ये मानना है, और मैं बहुत लोगों को कह चुका पर क्या क्लब क्रिकेट में पैसा कम है इसलिए ज्यादा लोग नहीं सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं दोगे क्लब क्रिकेट को, तो आप भी किसी भी चीज में है, अपने प्रोफेशन में भी है, अगर वहां कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो आप उधर जाना पसंद नहीं करोगे। जहां अट्रैक्शन होगी वहीं जाएंगे। अगर क्लब क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दें तो दिल्ली की क्रिकेट दोबारा वो अपना गोल्डन पीरियड वापस ले आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में बहुत टैलेंट है सर, बहुत टैलेंट है। मेरा ये मानना है कि दिल्ली की आप जेन्युइन टीम बना दो, मतलब जेन्युइन ये नहीं कि आप सिलेक्शन जेन्युइन नहीं कर रहे हैं, आप उसमें मेहनत करो थ्रू आउट ईयर, जो अच्छे प्लेयर हैं उन्हें प्रमोट करो, उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें अपॉर्चुनिटी दो। मतलब जो मेरा कहने का मतलब है जेन्युइन से, ये नहीं कि ये जेन्युइन नहीं बनती, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट उसे आप थ्रू आउट ईयर आप क्रिकेट को ऑब्जर्व कराएं अपने सेलेक्टरों से, उस पर ध्यान रखें, और जो उसमें बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उन्हों को लेके टीम बना दो। दिल्ली का कोई सानी नहीं है आज भी। मतलब हमने वो टाइम देखा है जब अगले दिन मेरे को मैनेजर आता था, यार बच्चे सो नहीं रहे, कल कुटाई बड़ी होनी है, दिल्ली नाल मैच है। पंजाब के मेरे दोस्त मैनेजर थे, वो दिल्ली आए हुए थे खेलने, तो मेरे से मिलने आ गए, वहाँ की हाल चाल है, ठीक है यार आज सोणगे नहीं मुंडे, क्यों की होया, और तुसी कुटना बड़ा है कल, तो मतलब तुमने बहुत पिटाई कर दी हमारी। और वो टाइम होता था, डरते थे दिल्ली से मैच है। आज तो दिल्ली को फलूदा समझते हैं, दिल्ली आ गई, चलो हमारे तो 3 पॉइंट पक्के हैं, नहीं तो 6 तो आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें अब हो गई हैं, चेंज तो आया है, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, टैलेंट की कमी नहीं है। और पिछले कुछ टाइम से सर हम देख रहे हैं कि जैसे बड़े प्लेयर्स को बीसीसीआई भी बोल रहा है कि जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सबको बोला गया कि जाओ आप अपना रणजी खेलो, श्रेयस अय्यर को बोला गया अपने टीम के लिए, अपने स्टेट टीम के लिए खेलो। अच्छी बात है, बल्कि इनको ये करना चाहिए, अभी 1-1, 2-2, कम से कम 3-3, 4-4 मैच खेले अगर अवेलेबल हैं तो, जो भी प्लेयर अवेलेबल है। अब यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया की बजाय यहाँ खेल रहा है, तो अच्छी बात है ना। अगर वहां नहीं खेल रहे तो अपनी स्टेट के लिए खेलो, तो बाकी प्लेयरों को भी प्रमोशन मिलती है, बाकी प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा था कि क्या सर प्लेयर्स को थोड़ा सा अहंकार हो गया है कि मतलब अब हम इंडिया खेलते हैं तो अब हमारे लिए हमारी इमेज खराब होगी अगर हम आके हमें रणजी खेलना पड़े, या बीसीसीआई हमें बोल रहा है कि हमें रणजी खेलना है, तो क्या उनको ऐसे लगता है कि हाँ यार ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे लेवल के बिलो हो गया है? ये नहीं सोच सकते वो, कभी भी क्रिकेटर कभी नहीं सोचेगा कि बिलो लेवल है क्या, इतना हेक्टिक शेड्यूल है, उनको कोई आराम चाहिए।
अच्छा। रेस्ट चाहिए। ये तो फिर बोर्ड को करना पड़ेगा जी। कि प्लेयरों का इस तरह का शेड्यूल बनाए कि उन्हें रेस्ट मिले, डोमेस्टिक भी खेले, इंटरनेशनल भी खेले, और उनकी बॉडी को रेस्ट भी मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर की भी ये परहेज करेगा कि मुझे रणजी ट्रॉफी मेरे लिए छोटी है, क्योंकि वही उसका वहां से वो आगे बढ़ के गया। तो वो रीजन वो नहीं है, रीजन ये है कि बहुत टाइट शेड्यूल है। पर क्या इंडिया खेलने के बाद आपने एटीट्यूड चेंज होते हुए देखा है प्लेयर्स का? सबका होता है, सबका होता है। सबका होता है। रीजन कुछ भी हो, हाँ। एक भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं होता। कोई मतलब किसी की मजबूरी होती है, कोई दुखी हो जाता है, लोग भी नहीं जीने देते। अभी मैं अभी बता रहा हूँ, पिछले मैच रणजी ट्रॉफी विराट खेलने आ गया जी। 1000 फोन तो मेरे पास आए कि यार विराट आया, फोटो खिंचवा दो। अब क्या ही करेगा प्लेयर, वो कोई जीने नहीं देता उसे, अब क्या करे वो, मतलब एटीट्यूड ना दिखाए तो क्या करे। तो लोग भी दुखी करते हैं ना, वो डिसिप्लिन रहना चाहिए यार। खेल रहा है तो देख के ही खुश हो जाए। फोटो भी खिंचानी है, हमारा दिल्ली का प्लेयर है, फोटो भी खिंचानी है विराट से, तंग भी करते हैं। तो सिर्फ एटीट्यूड, मतलब ये नहीं कि मजबूरी भी है उनकी, एटीट्यूड ना दिखाएं तो लोग जीने भी नहीं देंगे उन्हें, जीने भी नहीं देंगे। हाँ, मतलब वो क्रेज बहुत है ना यार क्रिकेट के लिए, लोग बहुत दुखी पर उतना ही प्रेशर भी है सर क्या इंटरनेशनल खिलाड़ियों पे, क्योंकि अब इतना टैलेंट हो गया है कि स्पेशली आईपीएल के आने के बाद से, मतलब इतना टैलेंट है कि हम लोग 3 महीने तो साल के ये देख रहे हैं कि हाँ कोई ना कोई टैलेंटेड प्लेयर है जो कि इंडिया में अपनी जगह बना सकता है। तो क्या जो टीम इंडिया में खेल रहे हैं, जो कि आपके जमाने के कंपैरिजन में जब आपका गोल्डन एरा था, तो क्या अब उन जो अब के प्लेयर्स हैं उन पे इतना प्रेशर है कि यार अगर मैं 2 मैच भी अच्छा नहीं चला तो शायद मेरे को टीम से ड्रॉप करने की नौबत आ जाएगी, या फिर मेरे को इतना दिक्कत हो जाएगी? मेरा ये मानना है कि जो उस लेवल पे खेल लेते हैं जी, तो वो ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। जो इंडिया खेल रहा है ना, उसे पता है मैं करूंगा तो भाई मैं टीम में रहूंगा, और नहीं करूंगा तो मेरे को खाली करनी पड़ेगी जगह। वो प्रिपेयर होते हैं और वो उस लेवल पे जाके ये सोच खत्म हो जाती है। अच्छा, मेरे हिसाब से जो मेरा ये मानना है कि आपको पता है कि परफॉर्म करे बिना तो इंडिया खेल नहीं सकते, तो आपको करनी पड़ेगी। और जो क्यू में है वो भी तो ऐसी इंडिया खेले हैं, किसी ने जगह खाली की है तो वो इंडिया खेले हैं जो खेल रहे हैं। सही बात। तो वो तो आपको मेंटेन करोगे अपनी परफॉर्मेंस, आपको नहीं तो फिर आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो प्रिपेयर होते हैं उसका। अच्छा सर दिल्ली क्रिकेट के बारे में एक सवाल और है मेरे पास कि फिरोज शाह कोटला मैदान हुआ करता था, अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। अरुण जेटली जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है क्रिकेट के लिए, दिल्ली क्रिकेट के लिए, कुछ इस बारे में बताएं कि सब लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। नहीं, वो वाकई में तारीफ के काबिल इंसान थे, और उनका कंट्रीब्यूशन मैं आपको आज बताता हूँ। अब तो बोर्ड पे पैसा हो गया, अब तो आप चाहे कस्बे में भी कहीं स्टेडियम, यूपी चाहे तो नोएडा में भी एक एक्स्ट्रा स्टेडियम बना दे, पैसे की कोई कमी नहीं रही। जब अरुण जी थे और जब हमने ये स्टेडियम बनवाया फिरोज शाह कोटला, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि हमारे को एक 30 एकड़ जगह डीडीए देने को तैयार था, ये कालिंदी कुंज के पास। अच्छा, महारानी बाग के बगल में जो नोएडा ये टोल डीएनडी है ना, इसके और महारानी बाग के बीच में। हमारे पे पैसे नहीं थे। अच्छा, पैसा नहीं होता था, नहीं तो वो जगह हमें मिल जाती। अरुण जी ने जब अब स्टेडियम चाहिए था, और स्टेडियम ऐसे बन नहीं सकता था, अरुण जी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट ले लेके लोगों को कहा, क्योंकि बड़े आदमी थे, कभी टाटा को फोन किया, किसी और कंपनी को, रिलायंस को, जो भी प्राइवेट कंपनी थी सबको फोन किया कि यार हम स्टेडियम बना रहे हैं और हम आपको एक बॉक्स बना के देते हैं। जो ये बॉक्स का कॉर्पोरेट बॉक्स का कल्चर है, ये अरुण जी की उपज थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा हम बॉक्स बना के देते हैं, हम 10 साल के लिए आपको यहाँ टिकटें फ्री देंगे, आप हमें पैसा 10 साल का इकट्ठा दे दो, हम स्टेडियम बना रहे हैं। वो अरुण जी के सिवा, उनका ये कंट्रीब्यूशन है, उनके सिवा यहाँ स्टेडियम तो क्या कोई टॉयलेट भी रिपेयर नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा स्टेडियम अरुण जी ने बनवा दिया उस टाइम में। अच्छा, और उनकी एक बात, और उनका टाइम इतना कीमती था, इतनी टाइम की वैल्यू थी। जी जी जी, मिनिस्टर रहे, नहीं तो वकील रहे, बहुत बड़े वकील थे, बिल्कुल। और कितने बड़े वकील थे आप जानते जी। हैं। उसके सिवा भी अपने प्रोफेशन से ज्यादा वो क्रिकेट को लगाव करते थे, अपना इतना इतना टाइम देते थे, छोटी छोटी चीजों पे डिस्कस करते थे। हम जैसे, हमारा तो बहुत छोटा रोल था एसोसिएशन में, हम जैसे भी कभी बात करते, टाइम मांगते थे, कभी मना नहीं करते थे, हमारी बात पूरी सुनते थे, समस्या हल करते थे, सोल्यूशन निकाल के देते थे। और जबरदस्त, मतलब उनका एक अंदाज था आपको बात समझने का। आप आधी बात कर लो, आधी बात खुद बोल देते थे, भाई ये करना है। मतलब ग्रेट मैन। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो कोई भुलाए नहीं भूल सकता, जो उनके साथ जिसने काम किया। जी। और बड़ी
ईमानदारी से, कोई लालच नहीं था, कभी ये नहीं चाहते थे कि मेरा एक्सपोजर हो, पीछे ही रहते थे, पीछे से हमारे को सपोर्ट करते थे। ये स्टेडियम नहीं बन सकता था किसी भी हालत में। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने बहुत काम किया दिल्ली बहुत काम किया, क्रिकेट के लिए बहुत काम किया, और अपना काम, अपना वकालत से टाइम निकाल के क्रिकेट को टाइम दिया, तो वो तो डिजर्व करते थे और दिल से चाहते थे क्रिकेट को, बहुत ज्यादा दिल से, और नॉलेज इतनी थी उन्हें, हर चीज समझते थे जी। एक दफा हमारे पे एक विकेट जल्दबाजी में बनी, विकेट खराब होगी तो हम पे बैन लग गया, आईसीसी ने बैन लगा दिया हमारे से। अच्छा, तो मुझे ध्यान है शायद उन्होंने अपने केस के लिए कभी इतना टाइम नहीं दिया होगा जितना वो हमारे को बैन खत्म कराने के लिए आईसीसी का टाइम लगाया उन्होंने। अच्छा जी। बहुत बहुत ईमानदारी से, बहुत जज्बे के साथ उन्होंने क्रिकेट को चलाया, और वो आज जिंदा ही होते तो ये जो आप बातें सुन रहे हो कोई बात नहीं होती। अच्छा, दिल्ली जीत रही होती, नॉन स्टॉप रणजी, मतलब सब चीजें ठीक चल रही होती everything। पर एक बात और बताए सर कि जो फॉरवर्ड क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नाराज रहते हैं डीडीसीए से? ऐसा क्यों होता है कि जो क्रिकेटर हैं, वो जो पुराने क्रिकेटर हैं, उनकी नाराजगी रहती है? पीछे सहवाग जी की भी काफी नाराजगी थी। सहवाग की तो नहीं सुनी मैंने कभी नाराजगी। सहवाग जी की नाराजगी नहीं थी? नहीं, गंभीर साहब की नाराजगी रही है? नाराजगी मेरे से या किसी और से तो हो सकती है, एसोसिएशन से मुझे नहीं लगता गंभीर की और सहवाग की किसी से रही। पर्सनल तो किसी का अपने रिलेशनशिप है, किसी से अनबन हो सकती है, 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि सहवाग की और गौतम गंभीर की एसोसिएशन से किसी बात को लेके नाराजगी रही हो। तो एसोसिएशन और क्रिकेटर्स का, पुराने क्रिकेटर्स का साथ मिला है, पुराने क्रिकेटर्स हमेशा रहे हैं, बट लेकिन जो बहुत पुराने क्रिकेटर हैं अब वो कुछ दुनिया में नहीं रहे या कुछ अब कम इन्वॉल्व हैं, उनका मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब हमारे टाइम के क्रिकेटर हैं सबको सम्मान मिला है, सबको इज्जत मिली है, कोई ऐसी बात नहीं। अब नाम बताओ कौन नाराज है? सहवाग का मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल किससे नाराज हो सकता है। एसोसिएशन ने तो बहुत खिलाया सहवाग को, गौतम को भी खूब एसोसिएशन से ही खेले हैं। पर पिछले प्रेसिडेंट से तो नाराजगी रही है गौतम गंभीर साहब की, वो तो किसी से छुपी नहीं है। वो पर्सनल रही उनकी ना, एसोसिएशन को लेके नहीं रही। एसोसिएशन पिछले प्रेसिडेंट का तो बहुत छोटा सा टेनोर रहा, और प्रेसिडेंट तो कम ही रहे, वो चैनल ही चला रहे थे। प्रेसिडेंट तो क्या ही रहे वो। बाकी ये है कि मतलब वो पर्सनल हो सकती है, पर्सनल किसी की भी हो सकती है, कोई किसी से नाराज हो सकता है। एसोसिएशन से क्रिकेटरों की मेरे को नहीं लगता पिछले 20 साल में किसी क्रिकेटर जो क्रिकेटर रहे हैं और उसकी कोई नाराजगी एसोसिएशन। पर सर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे सुनने में आता है कि प्लेयरों की सिफारिशें चलती है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिफारिशें चलती है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन हमारी लॉबिंग सिस्टम है, पॉलिटिक्स है प्योर जी। आपके ग्रुप बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हो। पहले प्रॉक्सी होती थी तो वहां तो प्योरली सिफारिशी होती थी, क्योंकि वो 2 4 5 लोग सारी प्रॉक्सी इकट्ठी कर लेते थे, जिसको चाहे उसको ले आते थे। अच्छा, अब यह है कि अब ग्रुप हैं छोटे छोटे, सबके अपने अपना वोट बैंक है। अच्छा, तो कोई क्राइटेरिया तो क्वालिफिकेशन तो है नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छा, कि भाई यही बनेगा, कोई भी बन सकता है, मेंबर होना चाहिए, बस यही क्वालिफिकेशन है। अच्छा, तो वो तो ऑब्वियस है कि जिसको जो पसंद करेगा वो अपने साथ लेके चलेगा, जिसको लगता है कि इसके साथ काम करने में मुझे सहूलियत रहेगी, ये टीम मेरी ठीक रहेगी, उसके साथ रहेगा। कितने मेंबर होंगे सर टोटल डीडीसीए में? डीडीसीए में अब जो एक्टिव मेंबर हैं जी, वो 3500 के आसपास हैं। वैसे तो ऑफिशियली 4250 हैं जी, लेकिन बहुत टाइम से कभी अपडेटेड नहीं हुई है, लेकिन लास्ट जो अपडेटेड हुई थी 3800 के अप्रोक्सीमेटली थे जी। बहुत लोग कोविड में एक्सपायर कर गए, कोई चले गए दुनिया से, तो वो जो है करीब 3500 अप्रोक्सीमेटली आप मान के तो ये 3500 लोग वोट देते हैं। 3500 नहीं देते वोट, आपके ज्यादा 2700-2800 ही लोग दे पाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा। ओल्ड एज भी हैं मेंबर जो आते ही नहीं है। जी जी। कुछ दिल्ली से शिफ्ट हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, तो 2700-2800 लोग हैं जो वोट डालते हैं। अच्छा, और इन्हीं में से आपकी पूरी वो जो मेन एसोसिएशन की जो अब स्पोर्ट्स बिल आ रहा है, कुछ चेंजिंग होगी तो देखते हैं क्या स्पोर्ट्स बिल की क्लैरिटी आ जाए, अभी नोटिफाइड होगा तो देखते हैं कुछ चेंजिंग होगी उसमें। तो लग रहा है स्पोर्ट्स बिल के बाद आप भी आ जाओगे? हम पहले ही आ जाएंगे। पहले ही आ जाओगे। तो चलिए 3 चीजें बताइए कि री इलेक्शन में आप जब आएंगे तो आपको क्या लगता है कि 3 ऐसी कौन सी चीजें होंगी जो आप दिल्ली की क्रिकेट पर काम करना चाहोगे? क्योंकि पर्टिकुलर क्रिकेट पे या क्लब, टोटल क्लब पे, ओवरऑल, क्योंकि बड़ी सारी जब दिल्ली का नाम आता है ना, हम अभी बात कर रहे थे दिल्ली की पिच के बारे में भी बात कर रहे थे, मतलब अनिल कुंबले साहब का 10 विकेट का रिकॉर्ड यहाँ पर है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर दिल्ली के मैदान पर हुई हैं, फिरोज शाह कोटला मैदान पर उस टाइम पर।
आप मुझे बताएं कि क्या आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी 3 बड़ी चीजें हैं जहां पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है, सो दैट दिल्ली में भी ना एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ साथ जो स्टेक होल्डर है, जो लोग देखने आते हैं, जो फैंस देखने आते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी जबरदस्त रहे, ऐसा हो कि यार ये देश का वन ऑफ द बेस्ट हम स्टेडियम में आए और यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया रहा। तो 3 चीजों में सबसे पहले क्रिकेट को लेते हैं। जी। क्रिकेट ग्रास रूट से आप क्लब लेवल से अच्छी कर दो और थ्रू आउट ईयर आप सिलेक्शन प्रोसेस में रहो। जी। आपके जो बच्चे अच्छे हैं, जो लोकल टूर्नामेंट अच्छे होते हैं, आपकी जो लीग अच्छी होती है, उसमें आप शॉर्ट लिस्टेड करके जी एक 10-12 टीमें बना दो हर एज ग्रुप में और थ्रू आउट ईयर खिलाओ। आपको दिल्ली को कोई हरा ही नहीं सकता। क्रिकेट तो आप ग्रास रूट से अच्छी करोगे, ऑटोमेटिकली 1 साल में 2 साल में बहुत बेहतरीन क्रिकेट हो जाएगी। टैलेंट की वैसे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। एक तो ये रहा जी। बाकी 2 चीजें रह गई। एक तो स्टेडियम हम कितना भी बढ़िया बना सकते हैं, आज की डेट में किसी भी क्रिकेट एसोसिएशन के पास फंड्स की कमी नहीं है। जी। कमी किस चीज की है? विल पावर की? विजन और विल पावर। देखो, आप कोई भी एसोसिएशन जो एफिलिएटेड है, कोई भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है आज इंडिया के अंदर जिसके पास रिजर्व फंड 200 करोड़ से कम हो। अच्छा। कोई भी। और आज आप बढ़िया स्टेडियम बनाओ, 200 करोड़ बोर्ड भी आपको दे देगा। पैसा क्रिकेट के अंदर कोई कमी नहीं है। पर क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पैसे की कमी नहीं है, उसके बावजूद भी टॉयलेट की फैसिलिटीज हो, फैंस के लिए फैसिलिटीज हो, विमेन जो जाती हैं मैच देखने के लिए उनकी बड़ी सारे वीडियोस आते हैं। अच्छा नहीं लगता कि देश की राजधानी का एक स्टेडियम है और वो स्टेडियम देश का सबसे बेहतरीन स्टेडियम में कंसीडर नहीं किया जाता। तकलीफ की बात है। और ये मेरा एक मेन पॉइंट है कि अगर आप वापसी होती है तो आपका वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होना चाहिए फॉर एवरी, जो आपका व्यूअर है उसके लिए आके देख रहा है, फॉर एवरीवन। और आपका सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास लॉर्ड्स की तरह का एक मेंबर्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो आपके मेंबर्स ने, जिन्होंका कंट्रीब्यूशन है उस टाइम से जब बिल्कुल पैसा नहीं होता था, उन्होंने आपकी मेंबरशिप ली है, आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन भी दी है, तो उन मेंबर्स को एक बेहतरीन फैसिलिटीज के साथ, वर्ल्ड क्लास जो A+ फैसिलिटीज है उसके साथ मैच दिखाया जाए उन्हें। ये होना चाहिए। एक मेरी और बहुत बड़ी बात है, जो हमारे मेंबर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो 60 साल के आसपास ना हो, मिनिमम 60 साल। अच्छा। क्योंकि पिछले 25 साल से कोई मेंबर ही नहीं बना है। जी। अच्छा, क्या करना पड़ता है सर मेंबर बनने के लिए? अभी कोई इनकी टेक्निकल रीजन से कोर्ट पे केस वेस चल रहा है। क्या रीजन है मुझे इतना नहीं पता अभी, क्योंकि मैं हूं नहीं अभी वहाँ। एक उसके कारण रुकी हुई है। और आप 60 साल के मेंबर हो भाई साहब, और दिल्ली में ट्रैफिक इतना हो गया है कि आप पीतमपुरा से अगर कोटला आना चाहो, आपको 1 घंटा 1.25 घंटा आने के लिए चाहिए, 1.25 घंटा जाने के लिए चाहिए। आप क्या तो क्लब आओगे और कितना कितना किसी के पास टाइम होता है भाई, 2-2.5 घंटे का टाइम होता है। तो जितने लोकल इलीट क्लास क्लब हैं, जितने भी पूरी दिल्ली में, उन सबको अपने साथ एसोसिएट करो, उन्हों को आप इंटरटेन करो, आप सबसे टाई अप हो जाएगा एवरीवन से। और क्रिकेट एसोसिएशन से हर कोई जुड़ना चाहेगा। टॉप से टॉप क्लब को हम कहेंगे यार आपको हम मेंबरशिप दे रहे हैं, आपके मेंबर हमारे पास आए, हमारे पास वो फैसिलिटीज हो कि वो आके वहां एंजॉय करें। उन्हें हर इंटरनेशनल मैच में हम जो BCCI कंडक्ट, देखो IPL में तो बहुत डिफिकल्ट है, पासिस का लिमिटेड होता है क्योंकि प्राइवेट है वो। जो इंटरनेशनल BCCI मैचेस करता है, हर मैचेस के हम 10-10, 20-20 पास भी भेज देंगे, हर क्लब खुश हो जाएगा। आप उनको अपनी फैसिलिटी दो, वो आपकी फैसिलिटीज इंटरटेन करें, अवेल करें। आप जो लोकल क्लब हैं उनके साथ आपको एफिलिएट होना बहुत जरूरी हो गया है, नहीं तो अदरवाइज जो मेंबर है वो कोई फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर पा रहा। और अपने क्लब का स्टैंडर्ड अप करें। ये 3 चीजें हैं और जो बहुत आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ है ही नहीं इसमें जी। बस आपका ये है कि आपका मन होना चाहिए, करना है तो ये हो जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। सब बातें बनानी है तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे ढाक के 3 पाँच चलते रहे। और ये कोई, और आज का टाइम है वैसे, आपके पास पैसा है, आप प्राइवेट एजेंसी हायर करो, सब कुछ करके देती है। आपको करना क्या है? एब्सोल्युटली। आपको पूरा ब्लूप्रिंट बना के देगी, सबसे वो कोऑर्डिनेट करके देंगी। आपके पे ये तो है नहीं पैसे खर्चने को लेनी, आप सब कुछ कराओ ना बैठे बिठाए, आपको करने का मन होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हमारे मेंबर्स के लिए बहुत बुरा हाल है। मेंबर्स को अच्छी जगह नहीं मैच देखने को मिलता जी। एक उनका पर्टिकुलर एरिया बना दें और उन्हें बढ़िया सा, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सब कुछ प्रोवाइड कराएं जी। आपको कुछ कमी तो है ही नहीं जी।
आप आईपीएल के एक मैच में फ्रेंचाइज में 150 करोड़ रुपए खर्च होता है एक मैच में जी। अच्छा। तो मेंबर्स पे कितना खर्च हो जाएगा? हम्म। कर सकते हैं ये 3 चीजें। मैं चाहता हूँ क्रिकेट ग्रास रूट से बेटर हो, जी मेंबर्स को फैसिलिटी, स्टेडियम वर्ल्ड क्लास बन जी। जाए। हालांकि बेटर हुआ है स्टेडियम पिछले 10 सालों में, हम्म। लेकिन जो एज कंपेयर अदर स्टेट उसमें आप फिर बहुत पिछड़ रहे हो। बिल्कुल। जी। आप और अच्छा करो। हम्म। आपके पास ये जगह नहीं है कि और जगह ले लो यार, पैसा बिल्कुल। बहुत है आपके पास। हम्म। और आप ढंग से काम करोगे तो एलजी भी कौन सा मना करेंगे आपको, डीडीआई जी। कोई जगह अच्छी दे देगा। जी। दिल्ली में जगह तो है कुल, अनलाइक बॉम्बे। हाँ, और जबकि बॉम्बे में दो तीन हाँ, स्टेडियम 2-3 है एक स्टेडियम साथ है। में, यहाँ पर बॉम्बे एक तो- स्टेडियम के, और वो भी मतलब उतना वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हमें देखने को नहीं हो मिलता। सकता है, हो आपको सकता करना, है। कोई बड़ी- तो चलिए सर, थैंक यू सो मच हमारे आपका साथ ये इस बातचीत के लिए, और हम तो उम्मीद करेंगे कि आप जो चाहते हैं इलेक्शन में खड़े होना और आपको वो सपोर्ट मिले, क्योंकि जो क्रिकेट की बेहतरी है और खासतौर पर दिल्ली क्रिकेट की जो बेहतरी है वो सभी देखना चाहते हैं। और अगर ये सारी फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं तो इससे इंडियन क्रिकेट और ऊपर ही जाएगा। थैंक यू सो मच सर, Thank आप you, हमारे साथ thank जुड़ने you, के लिए। थैंक यू सो thank मच।